इस वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक रंजन। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ साथ साहित्य, समाज और खासकर कला के क्षेत्र में निरंतर जुड़े हुए हैं। और ये आज के समय में, आज के वातावरण में ऐसे व्यक्तित्व का मिलना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा, खासकर हम आईएएस अधिकारी, जो हर एक युवा का सपना होता है और बहुत सारे परिवारों का सपना होता है कि ये एक प्रतिष्ठित सेवा है और इसमें रह करके हम समाज की एक सच्ची सेवा कर सकते हैं। हमारे साथ व्यक्ति विशेष में आज हैं आईएएस अधिकारी राजीव शर्मा जी, जिनको न सिर्फ प्रशासनिक सेवा के लिए जाना जाता है बल्कि साहित्य में निरंतर और लगातार अपने कार्यों से, अपने लेखन से वो लगातार पहचान बनाए हैं। उनकी कई सारी पुस्तकें भी आई हैं और समय समय पर वो अपने लेख के माध्यम से भी पाठकों के मन में जगह बनाते रहे हैं। राजीव शर्मा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। युवाओं के लिए, हम लोग भी युवा हैं और बहुत सारे युवाओं की ये इच्छा होती है कि वो भी आईएएस अधिकारी बने, एसडीएम बने और प्रशासनिक सेवाओं में जाएं। प्रशासनिक सेवाओं के जो परीक्षाएं हैं उनका धीरे धीरे अब जो तरीका है वो बदला है, पठन पाठन का माहौल बदला है। सबसे पहले परिचय किसी का देना बहुत कह सकते हैं कि सूक्ष्म परिचय हमने आपका दिया है। हम आपके जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश और उसके बाद आपकी पढ़ाई लिखाई और फिर ये सेवा कैसे मिली आपको। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले में हुआ, चंबल में, और मेरी शिक्षा चंबल क्षेत्र में होने के अलावा नर्मदा के किनारे होशंगाबाद में भी हुई। मध्य प्रदेश का जो मालवा अंचल है तो वहाँ मंदसौर में भी हुई। और जब मैं कॉलेज में आया तो मैं एक एनसीसी कैडेट के तौर पर, एक एनएसएस के कैडेट के तौर पर और एक डिबेटर के तौर पर देश भर में घूमता रहा। तो एडमिशन ज़रूर मेरा भिंड के कॉलेज में रहा, लेकिन मुझे सीखने और जानने का मौका पूरे देश भर में मिला, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से और स्टेट की तरफ से कभी डिबेट बोलने जाता था, कभी भाषण देने जाता था, कभी एनएसएस के कैंप में जाता था, कभी सुब्बा राव जी के कैंप में जाता था, राष्ट्रीय युवा एकता में। ठीक है, तो इस तरह से मुझे जानने, सीखने, समझने का अवसर मिला। उसके बाद जब मैं कॉलेज में था, उसी समय जब मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं शासकीय सेवा में आ गया, और पहले प्रयास में ही, मतलब मैंने 21.5 साल का था जब मैंने परीक्षा दी थी, और 22.5 साल की उम्र में मुझे नौकरी मिल गई और तब से मैं इस नौकरी में हूँ। तो ये इसको गुरुजनों की कृपा कहेंगे, अपने टीचर्स का कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा, अपने परिवार का कंट्रीब्यूशन कहूँगा कि उन्होंने मुझे वो क्षमता दी कि ईश्वर की कृपा से प्रथम प्रयास में ही मैं प्रशासनिक सेवा में आ गया। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रशासनिक सेवा से आने से पहले ही पूरे भारत का दर्शन किया। आज की जो आईएएस परीक्षा जब होती है, चयनित होते हैं विद्यार्थी, उनकी ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग में पूरे भारत का दर्शन कराया जाता है, और ये जो काम था वो आपने पहले ही कर लिया। तो दूसरी चीज़ ये है कि साहित्यिक व्यक्तियों का, क्योंकि अभी का जो स्ट्रीम चल रहा है इस परीक्षा में आने का, वो देखा जा रहा है कि आईआईटी, एमबीबीएस, इनका ज़्यादा बोलबाला है। साहित्य से जुड़े लोग बहुत कम आ रहे हैं। प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस कार्यक्रम को सुनेंगे भी। हिंदी भाषियों के लिए भी अपनी समस्या है कि उनका चयन कम हो रहा है। साहित्य के लोग कम पहुंच रहे हैं अधिकारी पद पर, और अधिकारी पद पर पहुंचने के बाद जो एक सेवा का भाव है वो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने वाले और डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले कम समझते हैं। अगर एक साहित्य, कला और समाज से जुड़ा व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तब ये धारा को जिस हिसाब से बदल रही है प्रशासनिक सेवाओं में, इसका कारण क्या समझ रहे हैं आप? ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है, मैं आपको बधाई देता हूँ कि तकनीकी सेवाओं से जुड़े हुए लोग ज़्यादा आ रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं में, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों या अन्य तकनीकी
ज्ञान वाले लोग हों। मेरा मानना है कि वास्तव में कला और संस्कृति से जुड़े हुए विषयों के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के लिए मेरी समझ में जो सबसे बड़ी योग्यता है वो है संवेदनशीलता। जो सबसे बड़ी योग्यता प्रशासन में आने के लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए मनुष्यों को सुनने समझने की क्षमता और उनकी सेवा करने की इच्छा। और भले तकनीकी बैकग्राउंड के टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में सिलेक्ट होकर, लेकिन मैं उसे एक किस्म से नेशनल वेस्टेज मानता हूँ कि बड़ी मुश्किल से कोई एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है और वो एम्स तक जाता है और एम्स में 2 साल नौकरी करने के बाद फिर वो यूपीएससी में बैठता है और फिर वो प्रशासनिक सेवा में आकर वही काम करता है कि जो काम एक बीए पास आदमी बहुत आराम से कर सकता है। तो तकनीकी योग्यता वाले लोगों के प्रशासनिक सेवा में आने का लाभ निस्संदेह है, लेकिन उनके बहुमत की आवश्यकता नहीं है। बहुमत तो उनका होना चाहिए कि जो इतिहास को समझते हों, संस्कृति को समझते हों, देश को समझते हों, किसान को समझते हों, यहाँ की माटी और यहाँ के मौसम को समझते हों। आपका जो साहित्यिक अनुराग है वो पढ़ाई के दौरान तो रहा ही है, आप घूमे टहले हैं और इतनी जगहों पर जाने के बाद हर कोई व्यक्ति भारतीय जो कला है, भारतीय दर्शन है, भारतीय हमारी संस्कृति है, उसके प्रति अनुराग पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन विशेषकर आपसे अगर हम जानना चाहें कि आपके अंदर ये जो अनुराग पैदा हुआ, समय समय पर लेख आते हैं आपके, वो लेख सिर्फ समसामयिक नहीं होते हैं, प्राचीन ऐसी सी कहानियों से जोड़े जाते हैं कि जिनको कभी हम शायद पढ़े भी ना हों। ये कहाँ से मतलब आया? देखिए, एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से वो आया। मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने पहले आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद जब उन्होंने देखा कि देश की राजनीति अपनी पटरी से हट रही है और जनता की आवाज़ कहीं कमज़ोर पड़ रही है, तो देश के आज़ाद होने के बाद जब ज़्यादातर लोग एक बड़े राष्ट्रीय दल में शामिल होने के लिए होड़ लगाए हुए थे, तब उन्होंने उसको छोड़कर और एकदम ऐसी विचारधारा की तरफ मुड़ गए जिसमें उनको पूरे समय सिर्फ संघर्ष ही करना था। मतलब वो अंग्रेज़ों से भी जूझे और उसके बाद फिर काले अंग्रेज़ों से भी जूझे। तो मेरी वो जो पृष्ठभूमि है साहित्य की, लेखन की, संस्कृति को समझने की, तो ये मेरे दादा और मेरे पिताजी से आई है, क्योंकि वो पत्रकार भी थे, वो अखबार भी निकालते थे और शिक्षा से भी जुड़े हुए थे। तो इस वजह से शायद वो आया होगा। किताबें पढ़ने का संस्कार भी मुझे उनसे ही मिला। एक साक्षात्कार में कहीं से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रश्न उसी साक्षात्कार का हो सकता है, लेकिन हम भी उसका थोड़ा सा अलग उत्तर जानना चाहेंगे कि आप एसडीएम की पोस्ट पर भी रहे और आपके हाथ में डंडा रहता था, आप उसे लहराते हुए चलते थे। ये अनुशासनात्मक जो रवैया था वो कहीं ना कहीं चेहरे पे तो आज भी आपके दिखता है, फिर अंदर से इतनी सरलता और ये अनुशासन, हाथ में डंडा, ये कैसे मैनेज होता है आपसे? ऐसा है कि जब आप प्रशासन की जिम्मेदारी संभालते हैं तो नटनागर कृष्ण की तरह आपको पूरी 16 कला आनी चाहिए और अगर वो आपको नहीं आती है तो फिर आप अपनी भूमिका को ठीक से निर्वाह नहीं कर सकते। जब मैं एसडीएम था तो मैं देखता था कि किसी नए शहर में जाओ पोस्टिंग होकर तो पता चलता था कि शाम को कोई शराबी शराब पीकर सड़क पर हंगामा मचा रहा है और लोग उसके मज़े ले रहे हैं। तो लोग तो मज़े ले रहे हैं लेकिन महिलाएं तो परेशान होती हैं, बच्चे तो डरते हैं बेचारे कि नहीं वो पता नहीं क्या कर देगा। ठीक, तो मैं डंडा लेकर ऐसे लोगों के लिए चलता था कि जहाँ भी कहीं मैंने देखा कि ओवरलोडिंग है या कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है तो वो मेरा एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था उस शहर के लिए कि अगर मैंने देखा कि कोई आदमी कानून तोड़ रहा है तो उससे बीच चौराहे पर ही
कान पकड़ के और उसको वहीं मुर्गा बना दिया चौराहे पर। तो लोग देखते थे, अरे यार ये मुर्गा बना हुआ है, इससे तो सब डरते थे, ये कैसे मुर्गा बना हुआ है। तो उससे ये होता था कि बिना कोई वायलेंस किए और मैसेज चला जाता था कि भाई अब यहाँ पर कोई ख़राब एक एसडीएम आ गया है, और अगर उसने देख लिया कि आप गलत कुछ भी कर रहे हैं तो अदालत में पेशी नहीं लगेगी, वो मतलब वहीं पर जो आका रहता था, अगर वो मुर्गा बन गया है तो अब सारे मुर्गे सावधान तो सारे मुर्गे सावधान हो जाते थे। तो आपको एक अभिभावक की तरह आम जनता का ध्यान रखना पड़ता है, आपको रखना चाहिए। और आप जानते हैं कि अभिभावक क्या करते हैं, वो अच्छे बच्चों को लाड करते हैं, और वही बच्चा अगर शैतानी करे तो जम के थप्पड़ रसीद करते हैं। तो व्यवस्था सिर्फ मीठे वचनों से नहीं चल सकती। समाज में ऐसा देखा जाता है, या आज के दौर में लोग ये कहते मिलते हैं कि प्रशासनिक सेवा, खासकर IAS अधिकारी, उसके पास इतना समय नहीं होता है, वो बहुत दौड़ता भागता है, बहुत सारे उसके ऊपर बोझ होते हैं। इसके बीच में भी आपको लेखन का समय कैसे मिल जाता है? देखिए, ऐसा है कि एक तो तकनीक ने आजकल लिखना बहुत आसान कर दिया है। बिल्कुल। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कई बार ये होता है कि अब 2 घंटे आप गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। तो पुराने समय में आप उस 2 घंटे में सिवा वायरलेस पर निर्देश लेने और देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तकनीक ने संभव बना दिया है कि आप अपने मोबाइल पर भी अगर मन में कोई विचार आ रहा है तो आप चलती गाड़ी में भी उसको टाइप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि मनुष्य को जो काम नहीं करना होता उसके लिए उसके पास अक्सर समय का अभाव होता है, और जो भी काम आपके दिल के करीब हो आप उसे किसी भी तरह से कर डालते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, और एक व्यक्ति जो सब्जी की दुकान चलाता है उसके पास भी 24 घंटे ही हैं, और किसान के पास भी 24 घंटे ही हैं। लेकिन उसी 24 घंटे में एक आदमी सिर्फ सोकर उठता है और एक आदमी बहुत बड़ी यात्रा कर लेता है। आज के समय में अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को देख के अगर एक प्रश्न आपसे कहें, बतौर IAS अधिकारी नहीं, बतौर एक साहित्यकार हम अगर आप पूछें, तो लेखन आज के समय में सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है, और आप वो एक पद पर रहते हुए कर रहे हैं। तो लेखन का जो झुकाव होता है, लेखन का जो एक तरीके से कहें कि जो धारा होती है, वो मिक्स मिलती है। आध्यात्मिक लेखन भी है आपका, सामाजिक लेखन भी है आपका। तो क्या ऐसी चीज़ों से आप बचते हैं जिसमें सत्ता पर उठाए सवाल? क्योंकि लेखनी हमेशा मुझे लगता है कि साहित्य विरोध और समाज का दर्पण, वो प्रतिरोध में ही चलती है। तो आपकी लेखनी क्या प्रतिरोध के बगल से गुजरती है या प्रतिरोध से ही होकर जाती है? देखिए, ऐसा है कि तमाशा आप बाहर खड़े होके नहीं देख सकते, तमाशा अंदर घुस के ही देखना पड़ता है, ठीक है। तो एक लेखक के तौर पर जब मैं लिखता हूँ तो फिर मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन सी विकृति है कि मुझे जिसको छोड़ के और बगल से निकल जाना है। फिर मैं एक अपने लेखन के साथ फिर ईमानदार नहीं हूँ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, अगर आपके पास शऊर है, अगर आपके पास विवेक है, तो बिना खराब शब्दों का इस्तेमाल किए और आप उससे ज़्यादा छिलाई कर सकते हैं पूरी मर्यादा के साथ, कि जो शायद आप अमर्यादित होकर नहीं कर सकते। तो एक शासकीय सेवक के तौर पर, एक IAS अधिकारी के तौर पर मेरी जो मर्यादाएं हैं मैं उनका संपूर्ण पालन करता हूं, क्योंकि हर एक को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। आज का युवा, जो आज की पीढ़ी है, वो एक जगह बैठे हर कुछ जान लेना चाहती है, और एक तरीके से जो ज्ञान उसके अंदर है वो एक तरीके से सतही ज्ञान है। आपने देश का भ्रमण किया, सेवा से पहले भी और सेवा के बाद तो आपको अवसर मिलते ही मिलते रहते हैं। ऐसी पीढ़ी के लिए जो किताबों से बचना चाह रही है, जो लेखन से बचना चाह रही है, और ये कहते हुए भी फिर रही है कि हम बिना किताब पढ़े भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आपकी बातें जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने एक बड़ा दौर और कई दशक देखे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेकर के, और आज तक भी आप सेवा में रह के देख रहे हैं। उनका सोचना किस हद तक सही है आज की पीढ़ियों का, और उन्हें क्या करना चाहिए आज के समय? देखिए, आज की पीढ़ी को मुझे सिर्फ यही कहना है कि आज की पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है
आज सामान्य आदमी को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो चक्रवर्ती सम्राटों को उपलब्ध नहीं थी। बिल्कुल। ठीक है, सम्राट अशोक के लिए संभव नहीं था कि वो 1 मिनट में और पाटलिपुत्र से विदिशा बात कर लें। ठीक है, आज ये संभव है कि आप किसी गांव में रहकर भी आप न्यूयॉर्क में बैठे अपने किसी मित्र से बात कर सकते हैं। पुराने समय में क्या कहूँ, मैं कहूँ कि जब हम लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे तब एक मामूली प्रतियोगी परीक्षाओं की पत्रिका का मिलना भी छोटी जगहों पर बहुत दुर्लभ काम था। आज इंटरनेट ने ये सुविधा दे दी है कि आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए हो आप गूगल कीजिए और आपको 1 मिनट में आपके गांव में आपके बिस्तर पर, अगर आप टॉयलेट में हैं तो टॉयलेट में भी मिल जाती है। तो आज के युवा के पास कोई कारण नहीं है निराश होने का। उसको अपने आप को स्ट्रेंथन महसूस करना चाहिए और अगर वो अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखकर स्वाध्याय करे, स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। गूगल ज्ञान सब कुछ नहीं है। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी और किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं। वो कभी बेवफाई नहीं करती, वो कभी ब्रेकअप नहीं करती। ठीक है, तो मैं युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि और जिससे भी मोहब्बत करना हो ज़रूर करना, लेकिन एक विद्यार्थी के तौर पर पहली मोहब्बत किताबों से करना। अगर तुमने किताबों से मोहब्बत कर ली ना तो पूरी दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। शायद वो भी तुमसे मोहब्बत करे कि तुम जिसकी मोहब्बत में पागल होना चाहते हो। आज के अभिभावक ये मानते हैं कि घूमना बच्चों के लिए ठीक नहीं है। घूमना तो सेहत के लिए आपके हिसाब से तो अच्छा होगा। देखिए, अभिभावक हर ज़माने में एक जैसे हुए हैं। दे आर ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को धूप ना लगे, धूल ना लगे। तो मैं ये कहूँगा कि अभिभावक का पूरा सम्मान करो, लेकिन जवानी में जवान आदमी की तरह जियो। धूप में भी जाओ, धूल में भी जाओ, पानी में भी जाओ और ज़िंदगी को जियो। निदा फाजली जी का एक शेर है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। क्या बात है। तो जहाँ मैं किताब पढ़ने का कहता हूँ वहाँ मैं ये भी कहूँगा कि आई डोंट वांट एनी यूथ टू बी बुक वॉर्म, कि किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। किताबें तो नाव हैं, नाव हम जब नदी पार करनी होती है तो हम नाव का उपयोग करते हैं। तो अज्ञान की नदी को पार करने के लिए किताबों का नाव की तरह उपयोग कीजिए, खच्चर की तरह लादने की ज़रूरत नहीं है। साहित्य जैसे समाज का दर्पण है, हमने सर से बातचीत करते हुए आपको बताया ही है और वो सब बातें आप जानते हैं। कला और साहित्य से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें चर्चा हुई, लेकिन यहाँ पर यह जान लेना भी आवश्यक है कि आखिर वो साहित्य है कौन कौन से, जिनको लेकर के IAS अधिकारी राजू शर्मा जी चर्चा में हैं। और वो 2 साहित्य हैं, आज के साहित्य नहीं बल्कि हमारे प्राचीन शास्त्रों और वेदों से खोजकर, बहुत सारी कहानियों को खोजकर और ख़ासकर उसका विश्लेषणात्मक रूप जो प्रस्तुत किया गया हिंदू किताबों में, अद्भुत सन्यासी और विद्रोही सन्यासी। इन किताबों को अभी प्रभात पब्लिकेशन से लाया गया है मार्केट में और ये अभी हिंदी में है। आने वाले समय में इसका अंग्रेज़ी, कन्नड़, गुजराती और भी इसके संस्करण आने वाले हैं अलग अलग भाषाओं में। तो इस किताब के बारे में विस्तार से चर्चा हम करते हैं कि आखिर में ये अद्भुत और विद्रोही, ये दोनों में ही अपने में अद्भुत है। तो इसको ये टाइटल अपने आप में अगर कोई सोचे कि विद्रोही और अद्भुत, और विद्रोही की बात तो हमने आपसे पहले ही कर ली कि विद्रोहात्मक जो स्वर है, विद्रोही जो भाव है वो साहित्य में तो रहता ही है। तो इन किताबों में क्या खास है? देखिए, विद्रोही सन्यासी आदि शंकराचार्य जी के जीवन और कृतित्व पर है। ये किताब मैंने युवाओं के लिए लिखी है, आपकी पीढ़ी के युवाओं के लिए, कि वो ये समझ सकें कि कैसे आज से 1500 वर्ष पहले एक ऐसा युवा था जो इतना एडवेंचरस था, जिसको खतरों से खेलने का इतना शौक़ था कि वो किशोरावस्था में अपना घर छोड़कर निकल पड़ा गुरु की खोज में। आज बच्चे निकलते हैं तो कोटा जाते हैं IIT की तैयारी करने के लिए, लेकिन आज से 1500 साल पहले कोई बच्चा केरल के एक गांव से निकला और वो पूरे भारत को पार करते हुए, नदी, जंगल, सारी मुसीबतों को पार करते हुए और निर्भीक भाव से, और वो
मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर आते हैं, अपने गुरु से मिलते हैं, फिर गुरु के आदेश पर वो बनारस जाते हैं और बनारस के बाद वो केदारनाथ जाते हैं और वो पूरे देश का भ्रमण करके और पूरे देश के विद्वानों को कैसे जीतते हैं, एक अद्भुत गाथा है वो। और चारों कोनों पर जो मठों की स्थापना है, बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ा कार्य। हाँ, और उन्होंने एक ऐसे देश को कि जो जाति के नाम पर बटा हुआ था, क्षेत्र के नाम पर बटा हुआ था, संप्रदायों के नाम पर लड़ रहे थे लोग, उसको उन्होंने कैसे एक सूत्रता के बंधन में बांधा। ये कहानी अगर पढ़नी है, असली राष्ट्रीयता की असली कहानी, तो वो विद्रोही सन्यासी में है। और जो दूसरी किताब है अद्भुत सन्यासी, तो अद्भुत सन्यासी एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में है कि जिनके बारे में भारतीय समाज तो छोड़िए, जो ब्राह्मण उनकी तस्वीर लेके जुलूस निकालते हैं उनको भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। अद्भुत सन्यासी मैंने भगवान परशुराम के ऊपर लिखी है। तो परशुराम जी को बारे में बहुत गलत धारणा है समाज में कि वो क्षत्रियों के विरोधी थे। अरे भाई, उनकी तो माँ क्षत्रिय थी, उनकी दादी क्षत्रिय थी, तो जिसकी माँ और दादी क्षत्रिय हो वो क्षत्रिय का विरोधी कैसे हो सकता है? वो क्षत्रिय विरोधी नहीं थे, वो तो उन राजसत्ताओं के विरोधी थे जो जनहित छोड़कर जनता का शोषण और जनता पर अत्याचार करने को ही धर्म मान बैठे थे। तो अभी जैसे कराटे और कुंग फू चलता है, ठीक है, तो हम लोग को लगता है कि ये कोई चीनी या कोरियाई कला है। लोग नहीं जानते कि ये कराटे और कुंग फू जिस कलरी पयत्तू से निकला है, वो कलरी पयत्तू का जनक कौन था, किसने सिखाया केरल के लोगों को कलरी पयत्तू? तो मेरी किताब में मैंने बताया है कि कलरी पयत्तू भगवान शिव ने सिखाया था परशुराम जी को, और परशुराम जी ने सिखाया केरल के लोगों को। और ये कराटे जो है, जूडो कराटे, ये उसी का परिवर्तित रूप है। ब्रह्मपुत्र का नाम आपने सुना होगा, ब्रह्मपुत्र देश की बड़ी नदियों में से एक है, लेकिन ये कितने लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र के जन्मदाता परशुराम थे? तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में छिपे पड़े हैं, उनको मैंने खोज निकाला है आज की पीढ़ी के लिए कि वो जान सके कि भगवान परशुराम के रूप में एक ऐसा अद्भुत सन्यासी हमारे देश की धरती पर हुआ था कि जिसने सन्यास अपने मोक्ष के लिए नहीं लिया था, अपनी मुक्ति के लिए नहीं लिया था, बल्कि देश के जन जन के कल्याण के लिए उन्होंने सन्यास लिया था। न सिर्फ इसका उत्तर पाएंगे बल्कि बहुत सारे मिथकों का, और ख़ासकर जो आपने कहा कि एक विशेष वर्ग, एक विशेष जाति जो गर्व करती है, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि संपूर्ण जातियाँ और संपूर्ण वर्ग उस पर गर्व करेगा कि वास्तव में एक महान प्रणेता थे। और आपसे ही उम्मीद हो सकती है कि इतना एनालिटिकल वे में इसको प्रस्तुत करने का काम और शोध जहाँ से भी आपने इसको स्रोत को उठाया होगा और उसको जिस हिसाब से आपने लिखा होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं, साहित्य भी है और प्रशासन भी है, और इधर विद्रोही और अद्भुत भी है। तो ज़रूर इस किताब को आप लोग पढ़िए, इस किताब को खरीदिए। बाज़ार में भी ये उपस्थित है, प्रस्तुत है, अमेजन पर भी ये उपलब्ध है। आगे आने वाले जो और श्रोता होंगे, जो और भाषी लोग होंगे, उनके लिए भी ये सरल तरीके से आने वाले समय में मुहैया कराती रहेगी, जैसा कि सर ने बताया कि इसे कन्नड़, गुजराती और भी भाषाओं में अनुदित करके आपके बीच में उपलब्ध कराए। आज हमारे साथ थे IAS अधिकारी राजीव शर्मा जी, जिनसे बातचीत से तो ये पूरी तरीके से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक ऐसे पद पर रहते हुए भी, इतनी बड़ी प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी साहित्य और समाज के लिए कितना कुछ वो कर रहे हैं, कितना कुछ सोच रहे हैं। आपके लिए और ख़ासकर युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो उनके दिमाग में थे कि इस सेवा में आने के लिए क्या ज़रूरतें हैं और हम कैसे आ सकते हैं, और रह कर के भी हम अपने समाज और साहित्य में लेखन के माध्यम से, अपने ताकत के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से कैसे योगदान दे सकते हैं। इन सब का मुकम्मल जवाब आपको आज हमारे IAS अधिकारी राजीव शर्मा जी के द्वारा दिया गया। आगे हम व्यक्ति विशेष में किसी और व्यक्ति से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।